अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम की 16 माह की हुकूमत, इसमें पाकिस्तान में बेपनाह महंगाई रही और पाकिस्तान के सियासी हालात भी बहुत अच्छे नहीं रहे। उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर सुप्रीम कोर्ट के बाद फ़ैसले भी थे और फिर साथ 9 मई के वाक़यात भी सामने आए। आज का दिन जिसमें हम ये खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फ़ैसला सामने आया जिसमें रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, पार्लिमान ने एक कानून पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम लाएंगे? और ये फ़ैसला भी ऐसे दिन आया है जब कौमी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है और तहलील हो चुकी है। तो क्या ऐसे मज़ीद फ़ैसले आने का इम्कान है? उसके सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? इलेक्शंस बर वक्त होंगे या ताख़ीर का शिकार होंगे? इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। 16 माह का अरसा एज़ प्राइम मिनिस्टर, आपकी राय क्या है? ये अच्छा फ़ैसला था वज़ारत उज़्मा लेनी इन हालात में? देखें, अगर आप ये कहें कि वो मीठा मीठा और कड़वा कड़वा, तो फिर तो उस हिसाब से तो मुझे ये इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जहाँ पर हमने अच्छे वक्त भी देखे, चैलेंज भी देखे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और हमने इज्तिमाई तौर पर फैसला किया कि कुछ हो जाए हम रियासत को बचाएंगे। सियासत को अगर कुर्बान कर देते हैं तो कोई बड़ी कीमत नहीं है। मुझे इसमें एक सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल बच गया, रियासत बच गई, और अगर रियासत बची है तो सियासत भी बच जाएगी और अच्छे वक्त भी आएंगे। तो ये मेरे रफ़का ने, मियाँ नवाज शरीफ ने एक कॉन्शियस फ़ैसला किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रियासत बच गई, सियासत को हमने कुर्बान किया। ये मैं समझता हूँ कि इट्स अ प्राइस वेल पेड। सर, जो अर्सा आप हुकूमत में रहे हैं, इसमें महंगाई ख़ास तौर पर फूड आइटम की 40 से 50% रही। देहाती इलाकों में 50% तक फूड इन्फ्लेशन गया, जो अनप्रेसिडेंटेड था। अभी जो 28.3% आखिरी इन्फ्लेशन का टोटल CPI का नंबर जी, मैं अगर आप लें कोर को तो कोर तो से कम है। आप आ जाएँ रिमिटेंसेस पे और आ जाएँ एक्सपोर्ट्स पे, तो 4-4 अरब डॉलर की डिक्लाइन हुई है एक साल के अंदर। मुझे जवाब देने दीजिए ना जी। महंगाई जो है 3.5% से 12-12.5% पे आई इमरान खान के ज़माने में। ये ज़रा ज़हन रख लें। चीनी इमरान खान के ज़माने में 100 रुपये क्रॉस कर गई। सर, आपके ज़माने में आज 150 पे? नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ ना जी। मलिक साहब, ज़रा आप हौसला करें, जब सवाल करें तो उसका जवाब भी सुने ना। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस जो 15 रोज़ा जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी, पिछले कई महीनों में उसमें कमी भी होती रही। क्यों? ये कोई हमारे पास जादू मंतर नहीं था। अगर तेल जो इंपोर्ट होता है बाहर से, उनकी कीमतें गिरती हैं, डॉलर और रुपए की जो कदर है उसमें कोई स्पेस मिलती है, तो हम एक एक पाई आवाम को वो सस्ता। इससे पहले आपको पता है कि अपना तेल की कीमतें भी कम हुई और पेट्रोल की कीमतें कम हुई। अगर जब से हमारा ये दौर आया है 16 महीनों का, तो आप देखेंगे कि कई जो 15 रोज़ा जो कीमतें तब्दील हुई, कई जगह कम हुई, कई जगह बढ़ी, क्योंकि ये मेरे और आपके इख्तियार भी नहीं। नंबर 1, मेरी बात जरा सुनने प्लीज़। दूसरी बात मलिक साहब ये है कि इमरान नियाज़ी के दौर में जो गंदम की पैदावार कम हुई थी और हमें मजबूरन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी, इसलिए कि वो न सिर्फ उस साल इमरान नियाज़ी के दौर में गंदम की पैदावार कम हुई, बल्कि उन्होंने उससे पिछले साल गंदम एक्सपोर्ट भी की, फिर इंपोर्ट भी की, शुगर एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट भी की। ये जुर्म अपना कौम को पूरी तरह पता है जुर्म का, कि जिसके नतीजे में अरबों डॉलर हमारे ज़ाया हो गए और विंडफॉल प्रॉफिट्स डॉलर के बदले में के मुकाबले में रुपए की कदर कम हो रही थी। वो विंडफॉल प्रॉफिट्स उन इम्पोर्टर्स ने अपनी जेब में डाला। प्लीज़ ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। शहबाज साहब, जब आप रियासत बचाने की बात करते हैं ना, तो बात दो बुनियादी इंडिकेटर्स हैं। मुकम्मल करने दें ना बात को मेरी। डॉक्टर साहब, मलिक साहब, मुझे बात मुकम्मल। सर, लेकिन एक सवाल आपको बताना इस तरह नहीं, आप कहते हैं रियासत बचाने का बात, आप नहीं, इस तरह पर मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आप मुझे मेरी बात कह लें ये प्लीज़। हमारे दौर में महंगाई बढ़ी, जैसा मैंने कहा, $2 अरब गंदम की इंपोर्ट करने पर लगे। $2 अरब
यूक्रेन की जंग की वजह से कमोडिटीज़ की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। ये और फिर हमारा IMF के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो पिछली हुकूमत की वजह से था, उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल किया और डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान बच गया। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो मैं तफसील बता चुका हूँ, यहाँ पर आपका वक्त ज़ाया करना चाहता। लाइनें लग जाती हैं अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता, दवाई की दुकानों पर बहुत बड़ी सज़ा होती है, ये आप सही कह रहे हैं। एक तबाही हो जाती है, सज़ा होती है। रब ताला ने अपना ख़ास कर्म किया और इज्तिमाई काफ़िश हुआ। महंगाई बिल्कुल हमारे दौर में बढ़ी है, उसकी मैंने वजूहात आपको बता दी। मगर रमज़ान शरीफ में आपने देखा कि तारीख़ में पहली मरतबा 40-50 अरब रुपये ख़र्च करके वहाँ पे पंजाब में फ्री आटा दिया गया। उसमें अगर आप ये कहें कि बहुत शानदार वो इंतज़ाम तो नहीं था, लेकिन वो अपना गरीब आदमी महंगाई के हवाले से वो बेचारा तबाह हो गया था। हमने पंजाब में फ्री आटा दिया गरीब आदमी को, KPP मुहैया किया, और सिंध में उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने उन्होंने कैश ट्रांसफ़र किया, जो कि उनका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। ये क्या था कि हम गरीब आदमी की कुछ उसकी शरमाई करें। एक बिजली की अब हमें रीबेसिंग करनी पड़ी, वो कीमतों की IMF की ये रिक्वायरमेंट थी। हमने 200 यूनिट तक मैंने यानी विदिन पावर सेक्टर क्रॉस सब्सिडी की, जिसकी IMF ने हमें इजाज़त दी थी, और 200 यूनिट तक हमने गरीब आदमी के लिए बिजली की कीमत। 63% लोगों को जो सार्फिन हैं उनके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ा, और जो ऊपर अशराफिया उनके ऊपर बोझ पड़ा। आप कहते हैं कि आपने रियासत बचाई, रुपया डॉलर के मुकाबले में आपको मिला था 199 पे, 189 पे, आज वो 290 का भी मार्केट में नहीं मिलता। इसी तरीके से नहीं, अब तो IMF के मुआहदे के बाद तो कोई अपना देयर इज नो रश। आपके ख्याल में क्या रेट है डॉलर का मार्केट में? 290 रुपये। नहीं, आपको 189 पे अभी चंद दिन पहले 100 रुपये पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी आपके दौर में। मलिक साहब, चंद दिन पहले 280 पे भी आया था, नहीं आया था? तो सर 274 पे भी गया था सर। नहीं, यू आर क्लोज टू 290। 100 रुपया क्रॉस कर चुके हैं। नहीं, अभी 3 हफ्ते पहले 274 था। 274 कर लें सर। था, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं तो इनकार नहीं कर रहा महंगाई से, मैं तो इनकार नहीं कर रहा कि अपना मुल्क की जो मईशत जो है उसको बड़ा चैलेंज है। उसकी वजूहात मैंने आपको बताई हैं कि इमरान नियाज़ी ने तबाही की। 9 मई का वाक़या क्या था? पाकिस्तान और रियासत और फ़ौज और उसके सपा सलार के खिलाफ बगावत थी। तो आप ये कहेंगे कि बगावत हो जाए और मईशत बहुत अच्छी चले? ये किस तरह मुमकिन? आग और पानी किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं? सर 9 मई को आप यौम स्याह कहते हैं, मैं आपकी इस बात की तईद करता हूँ। यौम स्याह नहीं है, वो तारीख तरीन दिन था पाकिस्तान की। लेकिन जब आप कहते हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी, तो किसी आर्मी ऑफिसर को बगावत के इक़साम में, किसी आर्मी ऑफिसर को बगावत के इक़साम में सज़ा नहीं हुई। जिन लोगों को सज़ा हुई है उनको नाकामी उन अमारात के दिफा में हुई है। क्या फेलियर टू डिफेंड दी मिलिट्री बिल्डिंग, उसके ऊपर पनिशमेंट किया? ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना कि ये सर म्यूटनी की एक पनिशमेंट है, तो उनका काम है ना। जिस वो इदारा वहाँ पर जिन अफसरों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, साबिक या हाज़र या उनके ख़ानदान के अफराद को, उनको पता है। मैं ये कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद कि ये 9 मई का वाक़या बगावत था इमरान खान और उसके जत्थे का, रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और उसके सपा सलार के ख़िलाफ़। सर लेकिन आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के मौके के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी कोशिशें हुई, उनकी समरी रोकने की बात की जाती थी कि हम समरी नहीं भिजवाएंगे ताकि आप इनको तैनात ही ना कर सकें। दबाव मौजूद था, उसकी वजाहत करेंगे कि वो कौन लोग थे जो दबाव डाल? वो मलिक साहब वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आप माशाल्लाह बड़े जी शऊर आदमी हैं जो कहते हैं कि ऑल इज़ वेल विच एंड्स वेल। वो खुदा के फजल करम से मामला बहुत फाइनली बहुत खुश सलूकी से और अच्छे तरीके से तय हो गया। अपना डेट्स की अपना में उसमें ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन ये बाकियात नहीं हो सकती उस मौके की। जो लोग कहते थे कि समरी में नाम ही नहीं डालेंगे, आप इनको चीफ ना लगा सकें, तो क्या वो बाकियात नहीं हो सकी जो आज भी ये इशू सामने आते हैं? रोज़ एक नया इशू सामने आ जाता है, कभी उनकी फैमिली की डिटेल्स। जब समरी आई, देखे ना, बातें तो हवा में मलिक साहब 100 थी, लेकिन जब समरी आई उसमें जनरल आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर था। ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है कि उसमें पहले नंबर पर था। समरी इस तरीके से आई थी, 6 नाम थे और जनरल आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर था। बाकी गुफ्तगू अपना TV टॉक्स, कोई ख़बरें, कोई फैब्रिकेशन वो चल रही होंगी बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क पर अल्लाह ताला ने करम किया, क्योंकि ये
को अच्छी रवायत नहीं है कि ऐसी जो ट्रांजिशन है हर मरतबा वो एक ऐसा इशू बन जाता है कि शायद इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट कोई इशू नहीं है। हालांकि दूसरे ममालिक में इस तरह की जब ट्रांजिशन होती है ज़िंदगी आम तौर पर वो रमा दमा होती है, किसी को इल्म नहीं होता। हमारे मुल्क का एक ये बन गया है राइट और रॉन्ग कि जब होती है तैनाती तो उसके ऊपर पूरी हुकूमत हिल जाती है। आर्मी चीफ की 3 साल की एक्सटेंशन की प्रोविजन डाली गई इमरान खान के दौर में, आपकी जमात ने उसको सपोर्ट किया था जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई। जी। आपको लगता नहीं है बाई लॉ इस प्रोविजन को क्लोज कर देना चाहिए? ना आर्मी चीफ के लिए अच्छा है, ना फौज के लिए अच्छा है, ना हमारे निज़ाम के लिए अच्छा है, पूरी एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ये मेरी पार्टी, मेरे कायद, मैंने, हमारी पार्टी ने एक फ़ैसला किया कि अभी हम इस को सपोर्ट करेंगे। ये ना कोई गैर आइनी बात है, ना कोई गैर कानूनी बात है। और पार्लियामेंट में ये आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हुई जिसको पीटीआई ने भी सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग नून ने भी सपोर्ट किया। क्या इससे सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं पैदा होता? एक्सटेंशन के ऊपर जो दबाव शुरू हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये एक हमने फ़ैसला किया है, हमें उसको ओन करना चाहिए। आप ओन करके लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये सही है या गलत है? नहीं, इसके बारे में जब हमने ओन कर रहे हैं तो आपके ख्याल में दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है। जब हमने खुद इसको कॉन्शियसली इस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया है तो हम ये दोहरा मेयार तो नहीं इख्तियार कर सकते। सर, ट्रॉइका ऑफ पावर में सुप्रीम कोर्ट बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। आपके दौर में बेशुमार ऐसे फैसले आए जिससे सियासी बहरान बढ़ा। 63A का फैसला उसमें एक था। और आज जब मैं आपसे ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो आज वो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि आइन से मावरा है। आपकी रिएक्शन क्या है उसके ऊपर? देखिए, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि यानी जो मुकन्नना है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस नहीं, मेरे लिए वो जजेस इंतहाई लायक एहतराम हैं और काबिल एहतराम हैं, जो कि आइन और कानून के ख़िलाफ़ कोई बात ना करते हैं ना सुनते हैं, वो इंतहाई लायक एहतराम है। लेकिन चंद जजेस ने पार्लियामेंट के साथ जानबूझ के मुहाज़राई की और पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने, आप जानते हैं कि वो कौन से जजेस हैं? नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये बात मैं जो कह रहा हूँ कि चंद जजेस जो हैं। सर, ये जो बेंच था जिसने आज फैसला दिया, आप इनमें से किसी एक जज से भी खुश नहीं होंगे? मुनीब साहब हैं, आप उनसे खुश नहीं होंगे? बंदियाल साहब बात खुशी की या नाखुशी की नहीं है। मुझे बताइएगा आप ज़रा काइंडली कि मुकन्ना को पूरा इख्तियार है कानून साजी का। ये दुनिया की तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि एक बेंच वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुकन्ना का ये हक सल्ब कर ले कि आपने ये जो कानून बनाया इसकी अमलदारी अभी हमने रोक दी है। ये तो पहले तारीख़ में पहली मरतबा हुआ। एंटिसिपेशन में रोक दी, कानून बनने से पहले रोक दिया। ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। मैंने ना आज तक इस तरह का वाक़या कभी नहीं देखा, ना पाकिस्तान में ना बाहर। कानून बन जाए, उसको अगर कोई चैलेंज कर दे वो और बात है, लेकिन उसको इन एंटिसिपेशन के वो उसको रोक दे, उसके ऊपर अमलदारी, ये तो कभी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या ना देखा, ना दोबारा शायद कभी रूनुमा होगा। तो ये क्या था सर? आज ऑर्डर ये मुकन्ना की जो हक है उसको सल्ब करने की एक कोशिश थी, जिसको मैं समझता हूँ कि हर तौर पर उसको एक नापसंदा ये एक्ट था, उनका नापसंदीदा एक्ट है। लेकिन इस ऑर्डर के अंदर 2 चीज़ें हैं जी। मैं उनसे एज प्राइम मिनिस्टर, एक जमहूरियत, एक सियासी जमात के लीडर के तौर पर आपका रद्दअमल उसके ऊपर चाहूँगा। एक तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का मामला है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल नहीं कर सकते। वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ठीक है कि 55 नंबर है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का। लेकिन इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग 2 जगह पे ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने कहा कि रूल मेकिंग सुप्रीम कोर्ट की जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट को उतना ही इख्तियार है जितना कानून साजी का पार्लियामान को है। तो ये 2 अदारे बराबर नहीं हो सकते। यहाँ आपका रद्दअमल क्या है? मलिक साहब, आपने ख़ुद ही बात की एक हवाले से बड़ी अच्छी तरीके वजाहत कर दी है। कानून बनाना मुकन्ना का काम है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, सिर्फ उसकी तशरीह कर सकती है। दैट्स ऑल। ये उनका कहना मैं समझता हूँ कि ये उसी तरीके से एक दूसरी जहत में आप लेंगे कि एक यानी उनकी रूलिंग है
कि भाई अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो वोट गिने जाएंगे। भाई अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो अगर ये आपने पाबंदी लगा दी कि एक पार्टी अपने वो खिलाफ अपना वोट देना चाहे तो उसके वोट काउंट नहीं होंगे, तो पर वो वोटिंग कैसी होगी? उन्होंने पहले फैसला तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं समझता हूँ कि किसी तौर भी अपना जमहूरियत और आइन की तशरीह को मजबूत नहीं करती, बल्कि ये कदर लगाती हैं। लेकिन सर इस लॉ के अंदर आप लोगों ने एक कोशिश की थी कि नवाज़ शरीफ को वापसी का रास्ता दिया जाए। वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन जो उनकी है 63(1)(f), आपने उसका रास्ता निकाला था। 184 के नीचे अपील का हक आपने दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया कि नहीं देते हम। फिर आपने 63(1)(f) को 5 साल डाला था। ये दोनों चीज़ें अब नवाज़ शरीफ को नहीं मिलेंगी। नहीं, ये एक अलग बहस है। मैं समझता हूँ कि ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त आया है जब पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, पार्लियामेंट मौजूद नहीं है। और मेरी समझ में आता है कि इसलिए किया गया कि हम ये फैसला करते हैं ताकि पार्लियामेंट इसको कंटेस्ट ना करे, फ्लोर द हाउस पे इसके ऊपर नई कानून साजी ना हो। बहरहाल ये एक अलग बहस है। 2.25 माह के बाद आया, 2.25 माह पहले उन्होंने जजमेंट रिजर्व। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो कानून इस वक्त फील्ड में है जिसके ज़रिए जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो अरसा है वो मैक्सिमम 5 साल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर अब कोई पाबंदी नहीं है, वो 5 साल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। सर मुझे आपकी इस वजाहत से इख्तलाफ है, क्योंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने रूलिंग दी हुई है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इज़ लाइफ टाइम। आप उसको अंडू नहीं कर सकते। वो जो कानून जो है वो एनल हो गया इस कानून साजी से। नहीं होता सर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप 2/3 मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं या उससे बड़ा बेंच कर सकते हैं। इसीलिए आपने ये रिव्यू वाली पिटीशन डाली। नहीं, ये तो नहीं, ये तो मुकन्नना ने कानून नया बनाया है विच ओवरराइड्स द अर्लियर लॉ। नहीं ओवरराइड करता। क्यों नहीं करता जी? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच कर सकता है। वो जो वन टाइम अपील की प्रोविजन हमने वो स्ट्राइक डाउन हो गया। जिस तरह आप 184 की आप बात कर रहे हैं कि उसको हमने कानून बनाया मुकन्ना ने, उन्होंने उसको एनएल कर दिया जो आप अभी बता रहे हैं आज, बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ये जो कानून जो है इसको एनएल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग मौजूद है, वो आपके लॉ के नीचे चेंज नहीं होती। नहीं, क्यों नहीं हो सकती चेंज जी? जब कानून नया बन गया, देखिए मेरी एक सुन ले, जब कानून नया बन गया कि जनाब आइंदा मुद्दत लाइफ टाइम या 25 साल नहीं होगी, 5 साल होगी मैक्सिमम, तो उसको तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसी बात थी तो उसको एनल कर देते। सर उसका इतलाक नहीं होगा नवाज शरीफ के ऊपर। मेरी अपनी राय, आपकी अपनी राय। नवाज शरीफ साहब की वापसी मुझे लगता है कि अब मौखर हो जाएगी। वो जो सुनने में आ रहा था कि जल्दी आएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। अपनी राय, मेरी अपनी राय है। मियाँ साहब को वापसी पे जेल जाना पड़ेगा। वो मैंने तो कहा है कि कानून का सामना करेंगे इंशाल्लाह। कब होगी करेंगे जी? वापसी कब होगी? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले महीने आएंगे इंशाल्लाह। अगले महीने आएंगे जी। सितंबर की कोई कट ऑफ डेट है? मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह। कोई इस्तकबाल वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, ये उनका हक है, हमारा फ़र्ज़ है, कौम उनका भरपूर इस्तकबाल करेगी इंशाल्लाह। सर अगर नवाज शरीफ क्वालिफाई नहीं करते, एक बहुत बड़ा सवाल है, आपकी पार्टी की लीड फेस नवाज शरीफ है। ये बहस अब ख़त्म हो गई, आपने अपनी राय दे दी, मैंने बड़े अदब से आपकी खिदमत में अपनी राय दे दी। मैं समझता हूँ कि वो जो 5 साल का जो कानून बनाया गया है, उस कानून ने जो वो रूलिंग है उसको रिडंडेंट कर दिया। बिल्कुल चलें यहाँ इस पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा इस पे एग्रीमेंट नहीं है। कुछ आपने कानून साजी की है जाते जाते, थोक के हिसाब से कवानीन कौमी असम्बली और सेनेट ने पास किए हैं, उसमें ख़ास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो लेजिस्लेशन है, आम तौर पर उससे तासुर यह है कि बहुत सख्त किस्म का कानून बना दिया, फंडामेंटल राइट्स के भी ख़िलाफ़ जाएगा, शख्सी आज़ादी और सियासी लोगों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। आपकी राय क्या है? ये मैं कल भी इसका जवाब किसी मैंने इंटरव्यू में दिया था, मैं आज फिर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि देखें कि मैंने मिसाल दी थी, वही मिसाल मैं दे देता हूँ। एक ISI के एक ऑफिशियल थे, डायरेक्टर थे, वो दहशत गर्दों के पीछे जा रहे थे जिन्होंने बेगुनाह लोगों को शहीद किया। मैं फिर जब वो ISI के वो डायरेक्टर शहीद हुए, मैं उनके घर गया था, उनकी बेवा, उनके यतीम बच्चों को मिला था मैं खुद। मुझे आप बताइए कि एक शख्स जो कि वतन की खातिर अपनी जान हथेली पर रख कर
दहशत गर्दों का ताक़ुब कर रहा हो और उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आइडेंटिटी सारी आ जाए सोशल मीडिया पर, सब चीज़ें बता दी जाएं और दहशत गर्दों को उसका पता चल जाए और वो अपना एक प्लान बनाकर उनको शहीद कर दें, तो क्या इसके ऊपर अगर कोई कानून में तरमीम करके उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो कि वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें हथेली पर रखकर अपने बच्चों को यतीम कर जाएं और मुल्क को बचा जाएं, क्या ये कोई बुरी बात है? जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की वो तो हमारे हीरो हैं, हम उनकी बहुत इज्जत भी करेंगे, मोहब्बत से ये जो शहीद हुए उन्हीं में से एक हैं। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे है कि सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल होगा। ताज़ा तरीन मिसाल मेरे ख्याल में ये इमरान खान को आप साइफ़र के मामले में अगर पकड़ के सज़ा देना चाहें तो आप उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाएं और उसको पकड़। वो मैंने और आपने तो सजा नहीं देनी, वो तो अदालत का मामला है, कानून का मामला है। उसके ऊपर इतलाक हो सकता है इस लॉ का? मुझे नहीं इसका पता, इतलाक हो सकता है ये नहीं हो सकता। हक़ाइक़ अपनी जगह ज़रूर हैं कि इमरान खान ने तारीख़ का सबसे बड़ा झूठ बोला, फिर पैंतरा बदला, फिर झूठ बोला कि अमेरिका ने साजिश नहीं की, और फिर झूठ बोला कि साइफ़र में मुझसे गुम हो गया। अब अगर साइफ़र गुम हो गया तो ये स्टोरी छप कहाँ से गई? फिर झूठ बोला कि अमेरिका ने साजिश की। वो जो सफ़ीर जो आज सेक्रेटरी ख़ारजा हैं असद मजीद, मैंने 2 मीटिंग चेयर की थी NSC की, उसमें एक मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने सबके सामने कहा कि कोई वहाँ पर इस हुकूमत को या गिराने की कोई साजिश नहीं हुई थी। वहाँ पर जो बातें हुई डोनाल्ड रूस से, मैंने वो सारी की सारी अपना साइफ़र में लिख दी। साइफ़र होता यही है कि आपकी बाहर के ममालिक से, उनके पार्लियामेंटेरियन से, हुकूमत के ज़ुमा से जो बात होती है, हमारा सफ़ीर वो कोडेड वर्ड में भिजवा देता है। आपके ख्याल में साइफ़र कैसे लीक हुआ? जी, आपके ख्याल में साइफ़र लीक कैसे हुआ? मुझे इसका नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने तो इतराफ़ कर लिया है। आप तहकीकात कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान FIA कर रही है, उसकी तहकीकात कर रही है FIA कि भाई ये आज की नहीं, काफ़ी अर्से से अभी जो साइफ़र लीक हुआ है ये आप तहकीकात कर रहे हैं कि कैसे लीक हुआ? मेरा ख्याल है वो ऑटोमेटिकली कर रहे होंगे, मुझे तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेट सर आप प्राइम मिनिस्टर हैं अभी। नहीं, मगर एक वो महकमा उसका काम ये है ब्रॉडली उसके कंटेंट दुरुस्त हैं। हमने कुछ बैकग्राउंड इंटरेक्शन मुख्तलिफ लोगों से किया है, तो ये साइफ़र लीक हुआ है, किसी ने किया है यहाँ से। बात कंटेंट दुरुस्त होने की या ना होने की नहीं है, बात यह है कि उस साइफ़र में कहाँ लिखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल की, गैर सफारती ज़बान उसका डिमाश किया वगैरह, उसी वक्त डिमाश किया कि जनाब ये आपने जो सफारती जो हदूद उसको क्रॉस किया। ये दुनिया में आए दिन होता रहता है, आए दिन हम जहाँ पर अगर हिंदुस्तान का कोई इस तरह की बात करता है, हम उसके सफ़ीर को बुला कर डिमार्श करते हैं, दूसरे ममालिक करते हैं। ये तो रूटीन की बात है। बात है कि क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाली बात, साजिश बात दुरुस्त है या गलत, ये असल बात। शहबाज साहब, एक और इशू है जिस पे मैं चाहूँगा कि आपकी जमात ने माजी में बहुत सफ़र भी किया, आप इस पर रोशनी डालें। मैं आपसे खुसूसी पार्लिमान में इंटरव्यू करने आया था जब आपको उन्होंने जेल में डाला हुआ था। वो कहते थे आपके 10x10 का सेल है जिसमें मुझे बंद करके रखा है। मैं आपसे इंटरव्यू करने पार्लिमान में आया था। यही शिकायत आज इमरान खान आप वज़ीर-ए-आज़म और करे तो फिर ज़्यादती है। आपकी बेटियों को नैब ने तलब किया था। मैं आज एज ए जर्नलिस्ट दोबारा आपको बता रहा हूँ, मैंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान थे उनको लिख के भेजा, शायद पूरे उनके टेन्योर में एक ही चीज़ उनको लिख के भेजी थी। कुछ जर्नलिस्टों का मामला था और कुछ आपकी बेटियों का था कि बेटियों को, घर की औरतों को अदालतों के चक्कर लगवाना जुल्म है, ये ना काम करें। आप तहरीरी तौर पे सवाल जवाब कर सकते हैं, ये काम ना करें। मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आज आप बुशरा बीबी को तलब करके लाइन में खड़ा कर दें तो वो दुरुस्त बात नहीं। यहाँ पर ये बड़ी अच्छी आपने बात की, मैं आपकी बात की बिल्कुल तहसीन करता हूँ और आपको कमेंट करता हूँ कि आपने एक इंसानियत, अखलाक की बातें आपने की उस वक़्त, तो आई एम ग्रेटफुल। लेकिन यहाँ पर फ़र्क है, मरीम नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी जेल में वालिद के सामने, ये मेरी बात ज़रा सुन लें। आसिफ जरदारी साहब की हमशीरा की गिरफ़्तारी ईद की रात हस्पताल से उनको अरेस्ट किया गया। मेरी बेटियों के घर को उसको वहाँ पर राउंड अप किया गया, उनको ना तलब किया गया। ये नैब खुद नहीं कर रहा था, इमरान न्याजी उसको, वो जो मैं हमेशा कहता था नैब न्याजी गठजोड़, ये वो कर रहा था 100%, इसमें कोई दो राय नहीं।
और अब ये तो बात सामने आ चुकी है कि आप कौन कर रहे थे? नहीं, सामने आ चुकी, मेरी बात सुन लेना, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, सामने आ चुकी है कि इमरान नियाज़ी की अपने इंस्ट्रक्शंस हर जगह दिन रात आ रही थी। मैंने इस मामले में मेरा कोई ना अमल दखल है ना मेरा कोई इख्तियार है। नैब FIA अगर वो ये चीज़ें बुला रहे हैं, आएँ सवाल दें, ये करें वो करें, मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये वो किसका अमल दखल? ये जो नैब है, अगर वो अपनी अमलदारी कर रहा है। इमरान भी यही कहते थे, वो बात दुरुस्त नहीं थी। इमरान झूठ बोल रहा था, 100% झूठ बोल रहा था। अभी भी आप कहें कि आपकी जिम्मेदारी नहीं, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं, मेरी एब्सोल्युटली, अगर मेरी ये अगर आप साबित कर दें कि मैं अगर ये कहा हो कि उनकी वाइफ को गिरफ्तार करो, मेरी बात सुन लें प्लीज़, उनकी जो अहलिया मोहतरमा उनको गिरफ्तार करो, या इवन इमरान खान ने जो गिरफ्तार करो, तब तो मैं जिम्मेदार। लेकिन अगर ये नैब FIA वो अपने ताई ये अपनी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अपनी कानून की अमलदारी ला रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी मुझ पर नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर सुन लें, हम दिन रात पेशियाँ भुगत रहे, नवाज़ शरीफ, पीपल्स पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के लोग, और भी हमारी बेटियाँ बहनें दिन रात ये पेशियाँ भुगती रहीं। नवाज़ शरीफ ने 100 दिन नैब की जो इस्लामाबाद में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, डेली आते रहे वहाँ पर अपनी बेटी के साथ, कोई स्टे ऑर्डर किसी कोर्ट ने नहीं पूछा। ये इमरान नियाज़ी पिछले 16 महीनों में टोप पहन के हर जगह पहुंच जाते थे या आते नहीं थे, और कोर्टें बुलाती थी, उनको डिफाई किया, उनको, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे लोअर कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, ये क्या था? और प्लीज़ ज़रा मैं बात मुकम्मल कर लूँ, हमें तो सारा साल बेल भी नहीं मिलती थी। मैं ये नहीं कहता कि इनको ना मिले, लेकिन ये जो फ़र्क है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको भी आप समझें। एक तीसरी और आखिरी बात करना चाहता हूँ, जो बदतरीन करप्शन हुई BRT पेशावर, मारम जब्बा, और दूसरे में अभी मैंने चावल के, ये शुगर के और वीट के स्कैंडल्स की बात की, और जो दूसरे थे वहाँ पर उनको स्टे ऑर्डर मिले कि इनकी तहकीक ना करें, BRT को मुकम्मल होने दें, तो फिर ऑरेंज लाइन को भी मुकम्मल होने देते, उसको तो फिर 2 साल के लिए अपने बंद नहीं होना चाहिए था। 2018 के इलेक्शन लोअर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और मरियम जेल में थे और नवाज शरीफ नाहल करार पाए थे। मुझे लगता है कि आइंदा इलेक्शन जब भी हुए तो इमरान खान नाहल भी होंगे और जेल में भी होंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल ये अदालतों ने फैसला करना है और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। बिल्कुल, अगर अदालतें उसको आज़ाद करती हैं, सो बेट, अदालतें उनको सज़ा देती हैं, सो बेट, मेरा उसमें मेरी हुकूमत का कोई अमल। सर, एक और आपने काम किया जाते जाते जो सियासी एतबार से मुझे लगता है दुरुस्त नहीं किया आपने। हो सकता है कि आप वोटर्स के दबाव में इंतखाबात को मौखर करने की कोशिश हो, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपका मुतफिक होना उस पर शायद ज़रूरी नहीं है। 30 अप्रैल को आपका सेंसस कंप्लीट होता है, आपने अब आके CCI की मीटिंग की और उसको नोटिफाई किया, मैं आपको इंतखाबात आगे चले गए। ये आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी माजत से अर्ज करूँगा, मुकम्मल दुरुस्त नहीं है। 30 अप्रैल डेट थी उसकी। नहीं, गलत है, बताइए। मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो इदारा है वो ये हमारा इनोमिनेशन जहाँ पर ये सब करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एहसन इकबाल साहब का वो इदारा है, उनका प्लानिंग कमीशन और सारा अदारा शुमारियात उसके नीचे ये सेंसस का अंडर आता है। वो जिस तारीख को उन्होंने हमें कहा कि ये हमारी मुकम्मल हो गई है, उसके चंद दिन के बाद हमने CCI की मीटिंग बुलाई। 30 अप्रैल ऑफिशियल डेडलाइन थी उसकी। नहीं, वो नहीं हुई ना मुकम्मल, वो डेडलाइन ऑफिशियल थी, मुकम्मल नहीं हुई, उसमें वक्त लगा। आपको पता है कि सूबों के अंदर कई पार्टी ने उसको चैलेंज किया, पटिशन दी, आए यहाँ पर महकमा शुमारियात के पास कि हमसे ज़्यादती हो रही। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, आपको अच्छी तरह पता है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे वो KP में है, चाहे पंजाब में है। तो वो महकमा शुमारियात अपनी दांत में उनको एक्सटेंशन देता रहा, अच्छा हम आपको 4 दिन दे देते हैं, ये कर लें, दुरुस्त की। तो सर, अब नोटिफाई ना करते, अब इलेक्शन में जाते, 60 रोज़ में इलेक्शन करवाते। जनाब, ये लिखा है अपना, आप फिर ये देखें ना, यही बात CCI के फैसले में लिखा है माजी के कि आइंदा इलेक्शन नए सेंसस के तहत होगा। वो इतलाक तब होना है जब आप इसको नोटिफाई कर देते, आपने गजट नोटिफिकेशन कर दिया। नए सेंसस, बात नोटिफिकेशन नहीं है, आइंदा इलेक्शन। आपको याद है बाद सूबों ने इस शर्त पर
ये एग्री किया था कि जी ठीक है हम इस दफ़ा मान लेते हैं, आइंदा इलेक्शन नए सेंसस के तहत होंगे। अब मार्च 2024 तक इलेक्शन नहीं हो सकता। कोर्ट एंड कोर्ट। तो इसलिए ये मैं बड़ी अदब से कहता हूँ कि आपकी ये इतला दुरुस्त नहीं थी। मेरी फीलिंग ये है कि आपने इंतखाबात को मौखर करने की कोशिश की। आपने चंद दिन पहले ये, मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको कि मैं चाहूँगा कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, मगर मैंने नहीं कराने, केयर टेकर गवर्नमेंट ने नहीं कराने, ये उस इदारे ने कराने हैं जिसको आइन ने ये फ़र्ज सौंपा है, और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। शहबाज साहब, अब मार्च 2024 से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता? नहीं, पहले हो सकते हैं अगर कुछ कोशिश की जाए। 4 माह डिलिमिटेशन का टाइम, उसको रास्ता ढूंढ सकते। देखिए मेरा ये काम नहीं है इलेक्शन कराना, मेरा काम था आइन के मुताबिक हुकूमत को छोड़ना, मैंने छोड़ दिया। मेरी दुआ है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। डेट्स इट। निगरान हुकूमत के ऊपर आपके तो फ्यूचर वो टिकट होल्डर मोस्ट प्रोबेबली होंगे राजा रियाज, लेकिन आप में और उनमें इत्तेफाक नहीं हो रहा। हमें ये बात थोड़ी चंबे वाली लग रही है। देखिए टिकट होल्डर वो हैं या नहीं, दिस इज़ प्रीमेच्योर। ना उन्होंने मुझे अभी तक कहा कि वो हमारी पार्टी के टिकट चाहते हैं, और ना ही मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे कहा। आपको कहा होगा, मुझे नहीं कहा उन्होंने। लेकिन आइन कानून उनको आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का अपना जो ओहदा है वो मानता है। आपकी मुशावरत का अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा? मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज या कल तक मुकम्मल हो जाए। और इलेक्शंस कब होंगे? जल्द से जल्द होने चाहिए। कोई टाइम फ्रेम दे दें? मैं नहीं दे सकता, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट फॉर मी। आपके ख्याल में लास्ट क्वेश्चन है, आइंदा इंतखाबात पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाएंगे या ये जो अब तरीका अमल है? मेरी दुआ है अल्लाह ताला करे कि ये गाली गलोच की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाए। चोर डाकू पूरी अपने ऑपोजिशन को कहना, खुद अपने आप को फरिश्ता कहना, रियासत मदीना का दिन रात नाम लेना, काम उसके करतूत बिल्कुल उसको उलट करना, और पाकिस्तान के दोस्त मुरब्बी बरादर ममालिक को नाराज़ कर देना, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर देना। मेरी दुआ है कि आइंदा इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आए वो हमेशा के लिए इस सियासत का ख़ात्मा करे। यहाँ पर रवादारी, भाईचारा, मोहब्बत, इसार और यकजहती का राज हो। आप अपनी जमात के मुताल्लिक़ पुरुमीद हैं? इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, भरपूर। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह कैंपेन चलाएंगे और हम सब उनके साथ होंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ। मेहरबानी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।